नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस हमारे नए सेशन जिसमें हम चल रहे हैं भूगोल की श्रृंखला पर। भूगोल की श्रृंखला कर हम अभ्यासमंड प्रश्न हल करते हैं जो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाली आरओ परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के मॉक टेस्ट के रूप में है। और ये के लिए हमारा चैनल का नाम है जीएस अकेडमी विद डीपी सर। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे लगते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर क्वेरी सेंड कर सकते हैं जिससे आपकी क्वेरी का समाधान किया जा सके। इसके अलावा ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। ये अभ्यास प्रश्न का चौथी श्रृंखला है जिसके तहत हमने 3 श्रृंखला पूरी कर ली है। अगर ना देखा हो तो 3 श्रृंखलाओं को देखो। तो उन 3 श्रृंखलाओं में जो भी सवाल आए हुए हैं वो या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर उनको बनाया गया कुछ स्पेशल रूप में। तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। क्या गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है? तो भारत का विशालतम सौर पार्क है गुजरात में ना होकर राजस्थान में है। तो पहला तो है कि राजस्थान में, तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक। दूसरा क्या, केरल में पूर्णतः सौर शक्ति ग्रह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ, दुनिया का पहला सौरकृत जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था वो केरल में ही था। तो दूसरा इसका सही हुआ। तीसरा, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। नहीं, अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी तो न्यूज में दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खंडवा जिले में जो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है तो 2 है। अब इसमें क्या सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है तो सही होगा हमारा केवल 2। अब हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सूची 2 को मिलाना है। इसमें जलवायु बता रहा है कौन सी कहाँ जलवायु पाई जाती है। हमने अभी पढ़े भी हैं थोड़े बहुत और मौसम भी थोड़ा पढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो लिखा है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का मतलब होता है जहाँ वर्षा ना हो। जहाँ वर्षा ना हो तो इनमें से कोई क्षेत्र जहाँ सबसे कम वर्षा होती है तो राजस्थान वाला एरिया यानी कि जोधपुर। तो जोधपुर की जलवायु कौन सी होगी, शुष्क। ये मालूम है, जो मालूम है अपन को वो देखते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है दिल्ली की जलवायु। दिल्ली की जलवायु हमने कहा कि दिल्ली में क्या होता है, वर्षा भी होती है और गर्मी भी पड़ती है। तो यानी कि हो गया कौन सी जलवायु हो गया ये, ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु हो गई। दिल्ली में कौन सी जलवायु हो गई, अर्ध शुष्क। शुष्क तो नहीं है, जितनी जोधपुर में शुष्क उतनी नहीं है लेकिन उससे कम शुष्क है। अब बच्चा मुंबई और शिलांग। शिलांग हमारा हिमालय पर्वत के पास ही में आ जाता है, अतः वहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाए। मुंबई में क्या है, उष्ण भी है और आर्द्र भी है। उष्ण का मतलब होता है वो विषुवत रेखा के समीप में है तो उष्ण हो गई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आर्द्र जलवायु वो पश्चिमी घाट के किनारे पर स्थित है इसलिए वहां आर्द्र जलवायु ही पाई जाती है। हमारा आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें आंसर है, सी नंबर पे। तो इसका आंसर होगा सी। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा, नवीन बलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे हुआ है। नवीन बलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत कहा जाता है, ये सही है क्योंकि ये टर्सरी संरचना है। जो हिमालय एक टर्सरी संरचना है, लेकिन हमने बताया था क्वाटरनरी संरचना या चतुर्थ प्रकार की संरचना कौन सी है, जलोढ़। जो भी मिट्टी के मैदान बने हुए हैं, मैदानी एरिया है, वो चौथी प्रकार की संरचना है, ये तीसरे प्रकार की संरचना है। तो यह मुख्यतः रचनात्मक प्लेट। हमने कहा गलती पर ध्यान दिया करो, कहाँ गलती हो सकती है, रचनात्मक प्लेट भी हो सकता है। और अच्छा, आप 1 2 चीजें समझ लो। रचनात्मक 2 प्रकार की प्लेटें हैं, गति के अनुसार होती हैं। अगर 2 प्लेटें, कोई भी 2 प्लेटें, ये 2 प्लेटें हैं पृथ्वी की, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, अगर ये दोनों पास में आए तो इनको हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट, ओके। तो अगर यही दोनों प्लेटें दूर जाएं, यानी कि ये प्लेट का किनारा दूर जाओ, इस प्लेट का किनारा दूर जाए, तो इसको हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट। अब रचनात्मक प्लेट का मतलब होगा जब 2 प्लेटें एक दूसरे से अपसारी गति करेंगे, विपरीत जाएंगे, तो नीचे का लावा ऊपर आएगा, जब कोई ना कोई नई रचना का निर्माण होगा तो रचना करते हैं तो रचनात्मक प्लेट। लेकिन अगर ये 2 प्लेटें आपस में पास आती हैं तो टकराएंगी तो टूट फूट होगा, विनाश होगा, तो विनाशात्मक प्लेट। तो कह रहा है कि जो नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ है वो रचनात्मक प्लेट के कारण हुआ है या विनाशात्मक प्लेट के कारण। तो जो भी नवीन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है 2 प्लेटों की टकराने से हुआ है, यानी कि विनाश के कारण हुआ है, जिससे कम घनत्व की प्लेट पर बलन पड़ने से बलित पर्वत का निर्माण होता है। अतः इधर ये आंसर विनाशात्मक न होकर, रचनात्मक न होकर यहाँ होना चाहिए था क्या, विनाशात्मक। तो विनाशात्मक की
ये है विनाशात्मक, विनाशात्मक। तो अगर विनाशात्मक होता तो सही होता, वरना ये तो दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, तो इसका आंसर होगा पहला सही दूसरा गलत का आंसर हो जाएगा, देखो पहला सही दो सी नंबर का। कौन सा नंबर का? सी नंबर का, ये आंसर सही है। ठीक, बाकी इसके ये व्याख्या हो गई। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? देखो सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को मिला। सूची 1 में शिखर है, सूची 2 में पहाड़ी का नाम है। अन्नामुडे अन्नामलाई पहाड़ी की श्रेणी है, ये सब जानते हैं आप। डोडा बेट्टा नीलगिरी की कई बार हमने बताया, डोडा बेट्टा तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ी। धूपगढ़ी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ी अन्नामलाई की है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु, नीलगिरी है। अब जान, धूपगढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि गुरु शिखर अरावली की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। तो हमें इस प्रकार से मिलाना है। इसका है 4 और 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? सी नंबर पे, तो ये सी नंबर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, पचमढ़ी, धूपगढ़ी। तो दोआब बताए गए हैं। दोआब के लिए हम देखो एक समझाना चाहते हैं, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, रचना दोआब और चास दोआब। जो रावी चिनाब के भी दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो माने दो, आप माने होते नदियां, यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। अब कौन से दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, तो आप समझेंगे अगर इससे, तो हम इसमें समझा रहे हैं आपको कि ये अगर आप देखेंगे तो इसमें ये है सिंध वाला पूरा सिंधु नदी तंत्र है, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, जब हम सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं तो सिंधु नदी तंत्र से ये देखिए, अगर सिंधु नदी तंत्र में तो ये सिंधु नदी है, इंडस, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये ब्यास, ये सतलज। अगर हम झेलम और बात करें, झेलम और चिनाब के बीच की बात करें हम, तो ये बीच का हिस्सा है, ये दोनों नदियों के बीच का हिस्सा, इसे हम कहते हैं चाज दोआब। क्या कहते हैं? चाज दोआब। चाज दोआब नाम है इसका। तो अगर चिनाब और रावी के बीच की बात करें, अगर हम यही बात अगर हम रावी और चिनाब और रावी के बीच की बात करें, तो इसे हम कहते हैं बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब कहते हैं? हम इसे कहते हैं बिष्ट दोआब। तो इसको हम देखेंगे बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। और चिनाब से रावी की होगी। अब रावी और ब्यास के बीच की बात की जाए, अगर रावी और ब्यास के बीच की बात की जाए, इसी में अगर हम देख रहे हैं रावी और ब्यास के बीच में ये नदियां हैं, ये है, तो रावी और ब्यास के बीच में बात की जाए तो इसे हम कहते हैं बारी दोआब। क्या कहते हैं? बारी दोआब, बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में अगर बात कर ली जाए, ब्यास और सतलज के बीच में अगर बात कर ली जाए, कौन सा दोआब पाया जाता है? ब्यास और सतलज के बीच में ये एरिया है, ये बोला जाता है रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। बस इसी का हमें क्रम लगाना है आंसर। तो अगर ना हो तो आप लिख लीजिएगा, और इसी का हमें आंसर लगाना है। ये रचना दोआब है और ये बारी दोआब। ठीक, तो ये हमने इसको मिटा दें थोड़ा सा, फिर आपको और ठीक। तो बिष्ट दोआब अगर आपको याद हो तो बिष्ट हमने बताया था कहाँ? बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब बताया चिनाब और रावी के बीच में। तो चिनाब और रावी कहाँ है? झेलम और चिनाब और रावी, रावी और ब्यास, ब्यास और चिनाब, यानी कि पहले का पहला हो गया। ठीक है, बारी दोआब हमने बताया था ब्यास और रावी के बीच में है, तो दूसरे का दूसरा हो गया। रचना दोआब बताया था हमने ब्यास और सतलज के बीच में, तीसरे का तीसरा हो गया। और चाज दोआब बताया था चिनाब और झेलम के बीच में, यानी कि बिष्ट दोआब यही है, बारी दोआब यही है, रचना दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, चिनाब दोआब चाज, यानी कि इसका पहला दूसरा तीसरा और चौथा ही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का, ये हमने बताया। ठीक, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि कथन दिए गए हैं, दो कथन। कथन एक क्या कह रहा है? जो तीस्ता नदी है पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हाँ सही है, पहले गंगा की सहायक ही नदी थी तीस्ता, लेकिन अभी वो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कब है? अगर आपको लिखा हो 1787 में बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ के कारण नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। पहले तीस्ता नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी थी, लेकिन अब इस समय महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो 1787 के बाद वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ये ठीक है, ये बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ के कारण, एक बाढ़। नदी अपहरण, नदी अपहरण का मतलब नदी मार्ग बदलने के लिए। हिमालय नदियां एक प्रमुख गुण है, हाँ दोनों सही है। अब क्या उसकी सही व्याख्या करता? हाँ करता भी है। तो
इस छठ में का आंसर होगा ये दोनों व्याख्या करता है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी कथन कारण का सवाल है। कथन पहला कह रहा है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पहली बात तो बता दें, जो भी पूर्व में गिरने वाली नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, जो कि नर्मदा और तापी जैसी नदियां, नर्मदा, तापी, मांडी, जुआरी, बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरकर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, नहीं करती हैं। जब पहला गलत है, अगर इस कथन कारण में अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो गलत है, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो गलत है, तो उसमें बहुत लगाना, पहला गलत और दूसरा सही, ये सही हो जाएगा। लेकिन हम उसको व्याख्या, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी सही है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहते हैं, भारत के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ध्यान दो, भारत के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही है, जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में मुहाना बनाती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अभी अभी हमने पढ़ा। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं। हाँ, वह कठोर चट्टानों से प्रभावित होती हैं जिसमें सेडिमेंट्स या अवसाद ज्यादा नहीं काट पाती, ना ही नदियां अपने साथ ले जा पाती हैं, जिस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता। उसका एक कारण ये भी है। तो ये भी कारण है, तो दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी यह करता है। ठीक, अब नदियां तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखना है, गोदावरी इंद्रावती की सहायक नदी है, हाँ है। कृष्णा भीमा की सहायक नदी है, हाँ है। लूनी, सुगरी, जोजरी, ये भी सहायक नदियां। तो गंगा, पेन गंगा नहीं, गंगा की सहायक नदी यमुना है। कौन सी है? यमुना है। अगर दाएं तरफ में यमुना है, गोमती है, शारदा है, गंडक है, रामगंगा है, कोसी है, ये सब महानंदा यमुना की सहायक नदी। गंगा, कोसी, गंडक, गोमती, रामगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, ना कि पेनगंगा। तो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, पानो, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां। कौन सी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इनको आप देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी, ये वाला इसका सही नहीं है, वो सही नहीं पूछ रहा था। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन से हैं जहां प्रवाल पाए जाते हो? कच्छ की खाड़ी में हाँ प्रवाल पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल पाए जाते हैं, लक्षद्वीप तो पूरा प्रवाल द्वीप ही है, अंडमान निकोबार में भी प्रवाल पाए जाते हैं। तो ये इसका हो गया डी। अब प्रवाल एक जीव होता है, जो प्रवाल एक जीव होता है जो 20 से 21 डिग्री के तापमान पर छिछले सागर में अपना जीवन यापन करता है, जहां और इनके मरने से जो सेल्स होती हैं इनके कैल्शियम के से बना होता है। यह सेल जमा होते होते एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। यह द्वीप, यह जो प्रवाल है, ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के एक हॉटस्पॉट माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे जीव जंतु अपना निवास और भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। तो ये इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इनके संरक्षण का मेन कारण है तापमान की वृद्धि, जो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के तहत तापमान बढ़ रहा है, इससे प्रवालों का विरंजन या प्रवालों की हानि हो रही है। अब बरकाना जलप्रपात, दूधसागर, डुडमा और क्लीवर जलप्रपात है, राज्य बताना है। तो बरकाना कर्नाटक में है। आप अगर आपको ना मालूम हो, दूधसागर तो बहुत फेमस है। दूधसागर जलप्रपात अगर आप कभी नेट में सर्च करेंगे दूधसागर, दूधसागर से एक ट्रेन गुजरती है, वहां पर बहुत बड़ा जलप्रपात है, दूर से देखने पर बहुत सुंदर प्रतीत होता है। गोवा का तो मेन पर्यटक स्थल है दूधसागर, बहुत बड़ा है। डोडो, ठीक है, डोडोमा उड़ीसा का है और कुलियार तमिलनाडु का है। तो तीसरा और फिर चौथा और दूसरा और पहला, इसका आंसर ये होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बनिहाल, नाथद्वारा, नीता, सिपकीला, इनमें से मिलाना है। तो सबको जानते हैं, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर होगा बी, 2 3 4 1। सवाल नंबर 12, सूची 1 सूची 2 को मिलाए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, प्रथम मैसूर युद्ध। देखो, प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था एक्ला चैपल की संधि के तहत, अगर आपको याद हो। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था पेरिस की संधि के तहत 1763 के आसपास हुआ था, जिसमें बांडीवास का युद्ध हुआ था। और दूसरा कर्नाटक का युद्ध है जो अनिर्णायक रहा, इसमें कोई हार ना जीता नहीं था, जिसमें मद्रास की में लड़ाई हुई थी
दूसरे कर्नाटक युद्ध में। तो हमें देखना है दूसरा कर्नाटक का युद्ध क्या था। दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा है। और मैं प्रथम मैसूर युद्ध में प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, क्योंकि हैदर अली, जब प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, हैदर अली ने मराठाओं को और निजामों को अपने साथ मिलाकर ब्रिटिश की हार सुनिश्चित की थी। तो इसका पहला का होगा 4, तो पहले का 4 एक ही है, तो 1 4 फिर 1 2 3, ये आंसर हो जाएगा, सी नंबर के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 14, ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। पहली बात तो ये समझे, ग्रामीण वानिकी का मतलब होता है गांव की सामुदायिक वानिकी, यानी कि गांव के उपयोग के लिए। तो इसको उद्देश्य सामुदायिक भूमि पर, यानी कि जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है, ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी, उसमें पेड़ लगाकर हम वानिकी कर सकते हैं। निजी स्वामित्व की भूमि के लिए ये सही है। फार्म वानिकी का मतलब होता है व्यक्तिगत किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करते, ये भी सही है। हम फार्म वानिकी मतलब हम अपने खेत में स्वयं पेड़ पौधे उगाकर उनसे जो भी आर्थिक लाभ हो सकता है, सामाजिक लाभ हो सकता है, उनको उठाने की प्रयास करते हैं। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। उसमें सही पूछ रहा है क्या, कथन और कारण का फिर से आ गया है, देखें क्या है। पिछले 2 दशक में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी आई है, सही है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों का स्पष्टीकरण करते हैं। अब कैसे, ध्यान दो, अगर मान लो नदी लगातार सेंडिमेंट घिस के सैंड अवसाद लेके जा रही है और आगे अपने मार्ग के आगे जमा कर देती है, जब जमा करते जाएगी तो आगे की घाटी क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, पीछे की घाटी गहरी हो जाएगी। जब आगे अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो नदी अपना रास्ता दूसरी जगह बना लेगी, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक कारण ये भी उसका होता है। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर होती है, ठीक है, कॉफी और चाय की खेती पहाड़ी पर होती है। यद्यपि इनकी कृषि संबंध इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है, ठीक है, देख रहे हैं। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉफी पाए जाते हैं, जिसमें उष्ण यानी कि और आर्द्र, उष्ण का मतलब होता है गर्म जलवायु और आर्द्र का मतलब होता है जिसमें पानी की ज्यादा मात्रा हो, जो वर्षा भी आवश्यक होती है, ठीक है। जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी ठंडी की भी आवश्यकता होती है। कॉफी के बीजों को द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। यानी कि इसमें कहा गया कि कॉफी के बीज होते हैं जिनसे पेड़ बनाए जाते हैं, जबकि चाय को हम केवल जो उसकी पत्ती डाली की होती है उसकी कलम लगाकर ही चाय की पेड़ लगाए जा सकते हैं, चाय का बीज नहीं होता। तो दोनों इसके सही हैं, दोनों सही हैं, तो ये दोनों। अब आपको इसका आंसर देना है कि जो चाय की खेती के लिए जो आवश्यक लेटराइट मिट्टी है, उसके लिए कम से कम कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फसल और प्रजाति, अब देखो, इस प्रकार के सवालों को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता होगी, और थोड़ा सा आप अपने अगर घरेलू या फिर कहीं थोड़ी सी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आपको ये आंसर बन जाएगा। देखो, हमें धान का नहीं पता, सरसों का नहीं पता, मटर इधर दिया रत्ना, नीलम, रचना और वरुणा, लेकिन हमें इतना पता है कि मटर की जब बुवाई होती है तो रचना मटर, और आजकल 2-3 मटर के प्रकार ज्यादा चल रहे हैं, रचना चल रहा है, कनाडा चल रहा है। तो इस प्रकार से तो हमें पता है कि मटर की एक प्रजाति रचना है, तो हम पहले यही देख लेते हैं, अगर इसी में हो जा रहा तो ठीक है, हमें नहीं तो देखो इसमें डी का तीसरा यही हो गया। हमें एक मालूम है जो कि हमारे और बस कहीं नहीं है, तो पहले का पहला धान की रत्ना है, ये मालूम चल गया। बी का चौथा सरसों की वरुणा और अलसी की नीलम, ये इसके आंसर इस प्रकार से लगा सकते हैं। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा था, फसल पौधारोपण कौन सा है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। जूट किस राज्य में होता है, जो भारत देश में जो जूट की खेती होती है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, और अगर दुनिया में बात की जाए तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। चाय भारत के असम राज्य में होती है सबसे ज्यादा। गन्ना भारत के उत्तर प्रदेश में होता है, रबड़ भारत के केरल में होता है। तो 4 3 2 1 किस में आ रहा है, 4 3 2 1 इसी में आ रहा, तो यानी कि यही आंसर हमारा सही होगा। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, देश समुद्र तट से स्थित नहीं है। ऐसे कौन से देश है जो समुद्र तट से स्थित नहीं है। कांगो, नाइजर, इथियोपिया, गिनी, बिसाऊ।
अब इसके लिए थोड़ा सा ये सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के, थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा पे ध्यान दीजिए। उसमें दिया है कांगो, नाइजर, इथोपिया और गिनी बिसाऊ। इथोपिया ये राज्य है, अब ध्यान दो, इथोपिया कौन सा राज्य है, ये राज्य है, ये देश है इथोपिया। इथोपिया समुद्र से नहीं लगा हुआ, क्योंकि इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया इसको स्थल देश बनाती है। तो इथोपिया, पहली बात तो बताएं, ये इथोपिया स्थल देश यानी कि ये सागर से नहीं लगा हुआ है। नाइजर देख रहे हैं, अगर आप नाइजर देखेंगे तो ये देश नाइजर है, ये भी समुद्र से नहीं लगा है, क्योंकि समुद्र बहुत दूर है। यहाँ पर बेनिन, नाइजीरिया अन्य देश हैं, तो ये भी नहीं लगा। अब कांगो को देख रहे हैं, ये है डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये देखिए, अगर आप एक देख रहे हैं तो ये तो इधर है, लेकिन छोटी सी बाउंड्री इसकी कहाँ लगती है, समुद्र से लगती है कांगो की। लेकिन कांगो है बीच में, लेकिन छोटी सी बाउंड्री समुद्र से लगती है, तो ये समुद्र से स्थित है यानी। अब गिनी बिसाऊ को देख रहे हैं, ये है गिनी बिसाऊ, ठीक है। तो गिनी बिसाऊ भी कहाँ है, समुद्र से लगता है, तो अतः यह है क्या है, समुद्र से कौन कौन नहीं लग रहा, इथोपिया और नाइजर, जबकि गिनी बिसाऊ समुद्र से लगता है और साथ में कौन लगता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो देखो ये गिनिया है, गिनिया देश, गुनिया, गिनी बिसाऊ, ठीक है। तो ये सारे देश कहाँ लग रहे हैं, जो चूंकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं। अब देखोगे 55 देशों में से बीच में कुछ देश हैं, तो इस प्रकार से हम अफ्रीका महाद्वीप में 55 देशों को पढ़ते हैं। तो हमने देखा भी कि कौन कौन कहाँ कहाँ नहीं लगते, ठीक। तो ध्यान दो, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 सी नंबर पे है, तो ये सी नंबर पे हो। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 का कह रहा है नया नाम और पुराना नाम क्या है। अब नया नाम पुराना नाम क्या है ये देखना है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो ध्यान दो, सुमेलित है किंग ऑफ इस्वानी स्वाजीलैंड, ये सुमेलित है। मलावी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मलावी का नाम न्यासालैंड है। कौन सा है, न्यासालैंड। मलावी को पहले क्या कहते थे, न्यासालैंड। और जिम्बाब्वे को कहते थे रोडोसिया। बोत्सवाना को कहते हैं बुओनाचुस्तान, इसका नाम था बुओनाचुस्तान, ठीक है, ये उसका नाम था। सिलोन किसका नाम था, ये पुराना श्रीलंका का नाम था। तो इसमें कौन आंसर होगा, इसमें आंसर होगा स्वाजीलैंड, किंग ऑफ इस्तानिया, ठीक है। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दो। माली में टिम्बकटू शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह नाइजर नदी किनारे बसा है, ठीक है, बसा है, मान लिया जाए। यह माली की राजधानी, ये सबसे बड़ा शहर। माली की राजधानी क्या है, माली की राजधानी अगर आपको वहां बमाको है, माली की राजधानी बमाको। यहाँ माली की राजधानी क्या है, बमाको, ना कि टिम्बकूट। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो उसमें पूछा क्या सही है, तो केवल पहला ही सही है। बाकी इसके सवाल नंबर 21 में आएगा। 21 हो गया, 22 में चलते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में क्या संरचना है। परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती है। हाँ, जलीयों के अपरदन से अवसाद जमा होते हैं, फिर इसके बाद ताप दाब के कारण फिर दोबारा जमा होते जमते रहते हैं, परतों की परत जमती रहती है। परतदार चट्टानों के निर्माण से पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण मिलता है। हाँ, मिलता है। जिस चट्टान का क्षरण होगा वही उसी प्रकार की परत हमें मिल जाएगी। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। हाँ, परतदार चट्टानों में जीवाश्म, कोयला आदि पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। हाँ, ये विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। इसका आंसर डी होगा, यानी कि सभी इसके सही हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा था है, ये दे रहा है एक तरफ चोटियां, एक तरफ दे रहा है किस श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, जो हमें पता है पहले वो देख लो। हमें पता है एकांगुआ रॉकी पर, सॉरी, एकांगुआ एंडीज पर्वत की है। एकांगुआ कहाँ की है, एंडीज पर्वत की है, मालूम है। जो मैकिनले है, माउंट मैकिनले, जो रॉकी पर्वत की है, चूंकि रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। एल्बोर्ज काकेकस पर्वत की है, ये भी मालूम। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की है, ये यूरोप में है, याद रखना। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, और ये एशिया और यूरोप के बीच की सीमा बनाता है, तो यूरेशिया कह सकते थे, यूरेशिया में है, ठीक है। ये इसके पर्वत हैं।
तो मेरे 1 2 3 4 ही आंसर हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक, आंसर नंबर ए। अब हम देखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कथन कारण दिए, कथन पढ़ाएं हम सीधा। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री, जो उष्ण मरुस्थल है वे 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होते हैं। हाँ, होते हैं पश्चिमी किनारे पर। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, ये सही है। दोनों सही है, दोनों की व्याख्या करता है। हमने कहा जितनी हवा मौसम जो आर्द्रता लेके चलती है, जितनी दूरी तय करती है उतनी ही उसमें आर्द्रता कम हो जाती है। वो जो व्यापारिक पवनें हवा आर्द्रता लेके चलती हैं, जो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम किनारे तक पहुंचते पहुंचते उनमें आर्द्रता कम हो जाती है और वहां पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक कारण इसका ये है। रिएक्टर पैमाना के संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें देखना है कौन सा कथन है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में किया था। हाँ, किया था। यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, ये भी सही है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ये भी सही है। इसमें सभी सही हैं, तो इसके आंसर 1 2 3। रिएक्टर स्केल का एफ रिएक्टर ने 1935 में ही किया था। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि अभी तक हमें 7-8 तीव्रता का भूकंप मिला है। हो सकता है किसी दिन 15 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो हमें पैमाना 15 तक बढ़ाना पड़ जाए। तो ऊपर की कोई सीमा नहीं है, निचले का सीमा दी जाती है। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, इसमें नगर दिए गए, नदी कौन सा नगर किस नदी किनारे बसा, ये है। पहले हम उनको मिलाते हैं जिनको हमें आता है। अगर उससे सवाल सॉल्व हो जा रहा है तो हमें अगला सवाल मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, हम निकल जाते। लेकिन अगर इसमें है तो हमें पता है कि जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वो स्प्री नदी किनारे बसा। बी का तीसरा में केवल 2 लोग हैं, यानी कि या तो ये होगा या नदी ये होगा। पेरिस सीन नदी किनारे बसा, ये भी है, यानी कि सी का दूसरा कौन सा होगा, बी का तीसरा और सी का दूसरा। केवल इसमें डी में आ गया आंसर और ये निकल गए। अब हम अगर वाशिंगटन डीसी तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा, मैजेन रेस नदी किनारे बसा है, ये हम जानते हैं। ठीक, रिंग ऑफ फायर से संबंधित अब हमने बताया था, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो स्थान है उसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जो भूकंप ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, बहुत ही सक्रिय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो क्या रिंग ऑफ फायर से संबंधित भूकंप है? हाँ है। ज्वालामुखी? हाँ है। प्रशांत महासागर? जंगल की आग? कोई मतलब नहीं, जंगल की आग से मतलब 1 2 3 नंबर का, यानी कि इसका आंसर ये होगा। सवाल नंबर 28 पे चलते। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है, खुले समुद्रों में लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में अधिक होती है। अब ध्यान दो, अंतः समुद्र कैसे कहेंगे और खुले समुद्र कैसे कहेंगे। मान लीजिए कोई समुद्र है, ये मान लिया हम समुद्र मानेंगे, तो अंतः समुद्र कौन होगा, बीच वाला एरिया, ये वाला अंतः अंदर की, और ये वाला कौन सा होगा, बाहर वाला खुला समुद्र हो जाएगा। और जो भी महाद्वीप की नदियां हैं वो सब खुले समुद्र में आके गिरती हैं। जब सब खुले समुद्र में आके गिरती हैं और नदियां कैसी होती हैं, लवणीय नहीं होती हैं, यानी कि इनकी लवणता कम होती है। तो जो इधर इधर के एरिया के भाग हैं वो क्या हो गए, कम लवणीय हो जाते हैं। अंतः सागर के जो लवण पहले से है वो लवण बना रहता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि जो खुले क्षेत्र की अपेक्षा अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में, खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में बहुत अधिक होती है, और खुले समुद्रों से मिलने वाली नदियों के कारण जल में विलीन होते हैं। ये इसका सही है। अब खुले समुद्र में बहुत बड़ा समुद्र होता है, तो अतः ये दोनों सही हैं और इसके स्पष्टीकरण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में बहुत अधिक है। और दूसरा कह रहा था, खुले समुद्रों में मिलने वाली नदियों के जल में विलीन लवणकर होते हैं। तो ध्यान दो, अंतः समुद्रों की तुलना में खुले समुद्रों में नहीं, ये देखो ऐसा है, इसको ऐसे करेंगे हम, खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में अधिक होती है। ये अधिक और कम की स्थिति में है। खुले समुद्र में मिलने वाली नदियों के जल के, खुले समुद्र में मिलने वाली नदियों के जल में विलीन लवण होते हैं, हन होते हैं। अब बताओ नदियां किस में मिल रही हैं, खुले समुद्र में। तो खुले समुद्र की लवणता कम होगी या अधिक होगी, कम होगी। तो इधर अगर कम होता तो सही होता। तो इसका आंसर 1 गलत है 2 सही है। तो 1 गलत है 2 सही कौन सा होगा, ये गलत हो जाएगा इसका, ये सही हो जाएगा। तो ये और ये पढ़ने में थोड़ी सी
जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कभी कभी। समाचारों में कभी कभी देखने पर एजेंडा 21 के संदर्भ में यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। धारणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि हम ऐसा विकास करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास के नाम पर उन्हें विध्वंस प्राप्त हो, या वह चीज जो हमें प्रकृति में मिली हुई है, स्वच्छ वायु स्वच्छ जल, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ना ही स्वच्छ जल हो ना ही स्वच्छ वायु हो। ठीक है। और यह जोहान्सबर्ग 2002, ये 2002 में नहीं किया गया था, ये 1992 में अर्थ समिट में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 का विकास हुआ था। तो इसका मतलब ये है एक गैर बंधन वाला है, यानी कि गैर बाध्यकारी समझौता था। तो केवल एक सही है, तो इसमें केवल एक सही होगा। 29 नंबर का 30 दे रहा, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए। जैवमंडल आरक्षित थे तो राज्य सिमलीपाल उड़ीसा सब जानते हैं, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक मेघालय और कोल्ड रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान दो, इसका आंसर पहले का होगा तीसरा, 3 4 5 3 पहले का, सॉरी सिमलीपाल उड़ीसा 4 नंबर का है पहला, तो 4 नंबर का पहला है। फिर देहांग देबांग आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। यह इनका आंसर 30 नंबर का। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 31 में। सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बढ़ाने के लिए जो भी पारितंत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, जितनी भी पारिस्थितिक तंत्र की ज्यादा उत्पादकता होगी उसमें बायोडायवर्सिटी अधिक होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी प्रजातियां आकर अपना भरण पोषण करके निवास करेंगी और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएंगे, जिसके लिए पौधे पेड़ जंतु हो सकते हैं। ये सही, ये उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ये भी उत्तरदायी नहीं। मध्य व्यवधान के लिए आने पारिस्थितिक तंत्र की आयु अगर जितना स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा उसके बायोडायवर्सिटी उतनी ही अधिक होगी। पोषण स्तरों की कम संख्या, पोषण स्तरों की कम संख्या, ये उसके लिए व्यवधान उत्तरदायी नहीं है अगर इसकी जैव विविधता को बढ़ाना हो। क्यों? क्योंकि अगर पोषण स्तर की संख्या में कमी होगी तो जीव जंतुओं की या फिर किसी भी एक प्रजाति की संख्या बढ़ेगी, ना कि अन्य प्रजातियों के लिए। हो सकता है कि पोषण स्तर केवल मांसाहार के लिए उपयोग हो, तो मांसाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन शाकाहारी जंतुओं की संख्या घटेगी। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जैव विविधता में कमी आएगी। तो यह उसका उत्तरदायी कारक नहीं है कि अगर बढ़ाने के लिए घटाने के लिए उत्तरदायी है। तो सवाल नंबर 31 का डी आंसर होगा। 32 का क्या कह रहा है कि इसमें कुछ दिए गए हैं, त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान और ओजोन क्षेत्र, इसमें किस कारण से होता है। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण होता ही है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के, यानी कि हम अगर एक मिनिमम डेसिबल के ऊपर अगर ध्वनि सुन रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओजोन क्षेत्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। इसमें भी 2 3 4 1 ही आंसर सही होगा, 2 3 4 1, यानी कि इसका आंसर होगा बी। सवाल नंबर 33 के, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों तथा उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण, जो कंप्यूटर में है के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो बेरिलियम होता है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, हेप्टाक्लोर। अच्छा, हेप्टाक्लोर नहीं होता है, तो पहली बात तो ये नहीं होता। ये क्या है, ये कीटनाशक है। अब जो कीटनाशक है वो कंप्यूटर में थोड़ी उपयोग होगा, तो ये नहीं होता। पारा, सीसा, प्लूटोनियम, ये भी नहीं होता। प्लूटोनियम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नाभिकीय षड्यंत्र है उसका उत्पाद है, यानी कि उसका प्रदूषण है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 4 और 7 नहीं है, तो 4 7 जिसमें नहीं है, 4 इसमें 4 इसमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 33 का। 34 सवाल नंबर हम 34 चल रहे हैं, सेशन के दूसरे अंतिम सवाल पर चल रहे हैं। तो दूसरा अंतिम सवाल है इसमें, एपेको मूवमेंट यानी एपेको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पीपल्स फॉर एनिमल्स एंड रिसुरेक्शन ऑफ कॉली वैन रूवेलिट। अब मान लो हमें नहीं मालूम है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मालूम है, मेधा पाटकर, यानी कि पहले का चौथा है, तो पहले का चौथा जिसमें है वो देख लो, लेकिन तो पहले का चौथा ये देख लो। इस केवल एक ही से हमारा आंसर सही हो जाता, बाकी हमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए आप बताएं, जो एपेको आंदोलन है, जो चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, अगर वही आंदोलन कर्नाटक में एपेको आंदोलन के नाम से चला था,
तो एपेक्को आंदोलन के लिए अप्पू और ममता नाम से दो वहां के नेता थे जिन्होंने इसको चलाया था। तो देखो, चिपको आंदोलन उत्तर भारत में उसको चिपको आंदोलन कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में उसी प्रकार के आंदोलन को एपेक्को मूवमेंट कहते हैं। ये बात आ गई है। अब ध्यान दो, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया है, ठीक, तो एपेक्को आंदोलन हो गया है, ए का नंबर का हो गया है दूसरा, तो इसका आंसर पहले का चौथा, मेधा पार्ट थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई है, दूसरे का चौथा का देखना पड़ेगा हमें, दूसरे का चौथा ये है, पहले का दूसरा आंसर का सही था, हमने पहले का चौथा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, नर्मदा बचाओ चौथा है, पहले का मूवमेंट, इसी से आंसर सही हो जाता है। सी नंबर का पहला यानी कि पीपल्स फॉर एनिमल के लिए मेनका गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जो एनिमल्स के लिए था, और इक्वल के लिए बरबीर सिंह सीचेवाल थे जो इसके चले। सवाल नंबर 35, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। देखिए हम अंतिम सवाल के लिए क्या बात है, अंश कौन से सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। नहीं है क्या? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, हाँ कर्नाटक में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा नहीं, झारखंड दिया गया। भीतर राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, कहाँ है? उड़ीसा में, ना कि झारखंड में। और बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में, ये सही है। तो ये इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर का, इसका आंसर होगा सी नंबर का, भीतरकनिका। तो ये हो गए हमारे 35 सवाल। भूगोल का जो सेशन हम हल करते हैं उसके तहत हमने इस चौथे प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है, जिसमें अभ्यास बनेंगे। अब हम, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर सपोर्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती करें या ना करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा भी सहायता मिलती हो या थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर सपोर्ट करें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे पुनः अगले अभ्यास प्रश्न पर। नमस्कार।